अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, लास्ट क्लास में जो हमारी बात हुई थी वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है? और अब जो अगला मैटर हमारा है वो आज ओलिगोपोली पे बात करेंगे। ठीक है? हमने परसों और कल जो 2 वीडियोज़ हमने देखे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के और मोनोपोली के, ये दोनों ही मार्केट की सिचुएशंस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? मोनोपोली फिर भी आपको कहीं गाहे-बेगाहे देखने को मिल जाए, बट परफेक्ट कंपटीशन तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है? अब जो 2 मार्केट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगो। क्या हो गया? दैट इज ओलिगो, ठीक है? इसको हिंदी में बोला जाता है अल्पाधिक, ठीक? ओलिगोपोली कहते किसको है? सबसे पहला कि मार्केट की एक ऐसी स्ट्रक्चर है या बाजार की एक ऐसी संरचना है जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत थोड़ी फर्म, फ्यू, और उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस या पारस्परिक निर्भरता की स्थिति पाई जाए, तो उस बाजार को हम क्या कहते हैं? अल्पाधिकार या ओलिगोपोली कहा है, ठीक है? कि द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इन विच few firms selling a product having, sorry, product having interdependence on each, that is called oligo, ठीक है? कि मार्केट की एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत बड़ी फर्में हैं और उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस की सिचुएशन है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ओलिगोपोली कहलाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यार ये इंटरडिपेंडेंस क्या बीमारी है? तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि एक फर्म अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन दूसरी फर्म पे अफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ठीक है? और उस फर्म को भी कोई ना कोई डिसीजन लेना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। इस चीज को अपन क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंस। मैं अगर ओलिगोपोली का एग्जांपल लूं तो ऑटोमोबाइल सबसे बेस्ट एग्जांपल मानते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है ना? अब एग्जांपल के तौर पे मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूं, मैंने कहा मारुति ने एक स्कीम निकाली कि जी आप हमारा एक कार खरीदो तो एक सोने का सिक्का दिवाली पे फ्री मिलेगा, ठीक है? दिवाली का टाइम, फेस्टिवल टाइम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, कारों की बिक्री सबसे ज्यादा दिवाली का टाइम। तो उस सिचुएशन में मार्केट में ये एक डिसीजन मारुति सुजुकी ने लिया कि मारुति सुजुकी की कोई भी कार अगर खरीदी जाएगी तो 10 ग्राम का सोने का सिक्का फ्री मिलेगा, एग्जाम्पल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डिसीजन से मारुति के कस्टमर बढ़ेंगे। तो मारुति के अगर कस्टमर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, टूटेंगे किसके? हुंडई के भी टूटेंगे, वो रेनॉल्ट के भी टूटेंगे, वो और फर्मों के भी टूटेंगे। तो उनको भी कोई ना कोई डिसीजन लेना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है? तो जिस बाजार में ये इंटरडिपेंडेंस मिले और प्रोडक्ट को बेचने वाली कुछ ही फर्में हो, उस बाजार को अपन क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। क्लियर हो गई बात? अब ये जो ओलिगोपोली है ये कई तरह की, ठीक है? टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, या मैं कहूं फॉर्म्स ऑफ ओलिगोपोली, फॉर्म्स ऑफ
तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्म हम लेते हैं वो लेते हैं आपके प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगो। डिफरेंशिएटेड। अब बात आती है कि यार ये प्योर और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या होती है, तो भाई सिंपल सी बात है। प्योर ओलिगोपोली के अंदर जो प्रोडक्ट फर्में बेच रही वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, ठीक है। और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली के अंदर प्रोडक्ट सेम होते हुए भी उसके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वो कलर का भी हो सकता है, वो क्वालिटी का भी हो सकता है, वो ब्रांड का भी, किसी भी तरह का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं डीजल, कैरोसिन, ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये प्योर ओलिगोपोली के एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैं बात करूं कार, मैं बात करूं बाइक, ये डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली के एग्जाम्पल, ठीक है। आप एलपीजी गैस किसी की डला लो, भारत की डला लो, एचपी की डला लो या इंडियन की डला लो, सेम ही आनी है। सिलेंडर का साइज सेम, क्वांटिटी सेम, क्वालिटी ऑफ गैस सेम, सब कुछ सेम। बट जहां कार की बात आती है तो एक कार सेम होते हुए भी दूसरी कार से क्या होती है? अलग होती है। मारुति की वैगनआर अलग है, हुंडई की क्रेटा अलग है, ठीक है। या हुंडई की i10 अलग है, i20 अलग है। तो कार इकसार होते हुए भी क्या होती है? दूसरी कार से डिफरेंट होती है। दैट इज पार्ट डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। या मैं कहूँ बाइक एक जैसी होते हुए भी हर बाइक दूसरी बाइक से क्या होती है? डिफरेंट। तो अंडर प्योर ओलिगोपोली द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म will be homogeneous while in differentiated oligopoly although the product is same, yet there is a slight difference among the product of the firm। ठीक है कि प्योर ओलिगोपोली में प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, जबकि डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली के अंदर प्रोडक्ट सेम होते हुए भी दूसरे प्रोडक्ट से क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं फिर इसके बाद, सेकंड होता है पार्शियल एंड परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, देखो पार्शियल ओलिगोपोली वो सिचुएशन होती है जहां पे एक या दो बड़ी फर्म मार्केट को डोमिनेट करती है, जबकि बाकी छोटी छोटी फर्म, ठीक है, जो कि मार्केट में एक स्मॉल रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं इंश्योरेंस का, विच इज डोमिनेटेड बाय एल आई, ठीक है। आज अप्रोक्सीमेटली 70% शेयर इंश्योरेंस मार्केट में किसका है? एल आई सी का। आप उसकी डोमिनेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक गांव में बैठा बाबा जब इंश्योरेंस कराता है तो ये नहीं कहता कि मैंने इंश्योरेंस कराया, वो क्या कहता है? मैंने एल आई सी कराई। चाहे उसने बेचारे ने एचडीएफसी की कराई है, लेकिन बोलता क्या है? वो एल आई सी कराई, ठीक है। तो जहां प्रोडक्ट आपका जो ब्रांड है या जो फर्म है वो प्रोडक्ट का सिंबल बन जाए तो वो उसकी डोमिनेंस को दिखाता है। तो ये पार्शियल ओलिगोपोली है, जबकि परफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर सारी फर्में मोर और लेस इक्वल स्टैंडर्ड की होती है। क्लियर हो गई? तो अंडर पार्शियल ओलिगोपोली वन और टू,
big firms dominates the market in terms of market share or size, while in perfect oligopoly, all firms will be more or less equal in terms of market share और साइज। ठीक है, यहाँ पे सब बराबर बराबर की फर्क। क्लियर हो गई बात? ये दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया या दूसरी फॉर्म हमने बताई पार्शियल और परफेक्ट ऑलिगोपोली की। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है नंबर 3, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ऑलिगोपोली। कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ऑलिगोपोली। कोल्यूसिव ऑलिगोपोली के अंदर फर्में या तो कंपटीशन को कम करने के लिए या प्राइस से रिलेटेड या अपनी सेल बढ़ाने के पर्सपेक्टिव में, किसी भी पर्सपेक्टिव में आपस में समझौता करें। देयर विल बी अ कोल्यूजन बिटवीन द फर्म either to avoid competition or to determine price or to increase their sale। ठीक है, जबकि नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोल्यूजन दो फर्मों के बीच में नहीं होता है, फर्म्स के बीच में, और फर्में फ्री कंपटीशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली फर्म्स विल compromise either to determine price or to increase sale, but in non-collusive oligopoly there will be no collusion between the firms। ठीक है, फर्मों के बीच में किसी तरह का कोई कोल्यूजन या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और फर्में खुली, जो बोलते हैं ना, खुले कंपटीशन में इन्वॉल्व है। तो यहां तक बात आई कि भाई ओलिगोपोली होता क्या है, और दूसरी बात ओलिगोपोली की फॉर्म्स कौन कौन सी है। अब इसके बाद अपन बात करना शुरू करते हैं कि ओलिगोपोली के फीचर कौन कौन से। ठीक है, तो नेक्स्ट मैटर हमारा डिस्कस करेंगे हम फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ऑफ ओलिगोपोली ठीक है, तो पहला फीचर तो डेफिनेशन से ही निकल के आता है, फ्यू सेल। इस मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत थोड़ी फर्म है। जनरली ये कहा जाता है कि 10-12 तक फर्में आपको इस मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, इससे ज्यादा फर्में आपको इस मार्केट में देखने को नहीं मिलती। अप टू 10-12, अप टू 12 कह सकते हैं, इससे ज्यादा फर्में आपको इस मार्केट में देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात आती है, अभी मैं डेफिनेशन में ही बता के गया, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, यहां पर फर्मों के बीच में इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है।
इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एक फर्म ने अगर कोई भी डिसीजन लिया तो उस डिसीजन का इम्पैक्ट बाकी फर्मों पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और उन फर्मों को भी कोई ना कोई डिसीजन लेना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, और ये चीज इस मार्केट की सबसे बड़े फीचर्स में से गिनी। ठीक, तीसरी बात करते हैं, थर्ड, दैट इज अनसर्टेनिटी। ये इंटरडिपेंडेंस के कारण ये मार्केट हाईली अनसर्टेन। इस मार्केट में कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्में एक दूसरे के बिहेवियर को लेकर के गेसिंग करती है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या, और अल्टीमेटली मार्केट का माहौल एक अनसर्टेन माहौल, एटमोस्फियर बना रहता है, या तो बाजार में कुछ ही नहीं होगा, और एक बार अगर किसी ने कुछ कर दिया तो फिर सारे कूद पड़ेंगे। मैं आपको पर्सनली एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा जब पहली बार जियो भाई साहब 5G लेके आए और अनलिमिटेड 5G देना शुरू किया, सबसे पहले जियो ने देना शुरू, ठीक है, कि साहब 4G का जो अपन रिचार्ज कराते हैं 349 डेज के लिए, उसमें 5G अनलिमिटेड दे रहे हैं, ठीक। तो उसके पीछे पीछे फिर वोडाफोन ने भी दिया, उसके पीछे पीछे एयरटेल ने भी दिया, जो भी बाकी फर्में बचे, वीआई बोलते हैं हम इसको आजकल, वोडाफोन आइडिया बोलते हैं, तो वोडाफोन आइडिया ने भी देना स्टार्ट कर दिया, आपके एयरटेल ने भी देना शुरू कर दिया। तो पहले तो किसी ने ही नहीं दिया, और जब एक ने दे दिया फिर सारे कूद के पड़ेंगे, ठीक है। अभी दिवाली आने वाली है, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि या तो कोई फर्म कोई कलाकारी करेगी नहीं, और अगर एक फर्म ने कोई कलाकारी कर दी तो सारी टूट पड़ेगी। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, कल बाजार में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, या तो कुछ ही नहीं होगा, और होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, हाईली अनसर्टेन मार्केट। चौथा फीचर होता है प्राइस रिजिडिटी। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या है? प्राइस रिजिडिटी का मतलब ये है कि भाई साहब एक बार अगर मार्केट में प्राइस डिसाइड होगी तो सब कुछ होगा, लेकिन प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं, क्योंकि एक बार अगर किसी फर्म ने प्राइस छेड़ दी तो या तो फर्मों के बीच में प्राइस वॉर हो जाएगा, और या फिर उस फर्म को खुद को ही बाजार छोड़ के जाना। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको इस बात को, कि मान लिया कुछ फर्में हैं, 1 2 3 4 फर्म, ठीक है, किसी सर्टेन प्राइस पर ही अपना अपना प्रोडक्ट सेल कर, मैं इन फर्मों के नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी, या चलो मैं इसका एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से इंटीग्रेट करके बता देता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 3 फर्में हैं, वीआई है, एयरटेल है, और आपके तीसरा कौन है, जियो, ठीक है। बीएसएनएल तो गरीब है, उसको तो क्या इंक्लूड करें अपने, 5G में अभी वो है ही नहीं, तो अपने मान लिया इन तीनों को लेके। अभी इनका सबका जो प्लान है वो 349 डेज का है, 348 है, किसी का 349 है, मोर और लेस, ये अपना अपना प्रोडक्ट सेल कर, फाइन। अब जियो ने कहा कि जी हम 349 रुपए की जगह 300 रुपए में ही हम आपको क्या दे देंगे, 28 डेज अनलिमिटेड 5G दे दी। अब जैसे ही जियो 300 करेगा तो बहुत सारे लोग वीआई और एयरटेल छोड़ के किधर भागेंगे, इधर भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 50 रुपए बच रहे हैं हर महीने के, तो आप सोचो कि साल भर का तो नहीं बच गया। तो इन दोनों के कस्टमर टूटेंगे, जब इन दोनों के कस्टमर टूटेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको भी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और 300 से नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि 300 पे जो कस्टमर चला गया वो वापस आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब भाई साहब ये दोनों मिलाकर के प्राइस, इन दोनों ने प्राइस को कर दिया सपोज 275, 28 दिन के लिए, ठीक। 275 करते ही अंबानी जी के पेट में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि 300 वाले को छोड़ के लोग कहां भागेंगे, 275 पे भागेंगे। अब देखो यहां से स्टार्ट हुए 349 से कहां तक आ गए, 275 तक आ गए। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ प्राइस वॉर,
अब बेटे ये दोनों कम करेंगे, फिर ये कम करेगा, फिर ये कम करेगा, नतीजा क्या हो जाएगा भाई साहब, लड़ते लड़ते आप कॉस्ट से भी नीचे आ, और कॉस्ट से नीचे जब आप आ गए तो आपको अल्टीमेटली बाजार छोड़ के जाना, खत्म। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्राइस वॉर। अगर एक बार किसी फर्म ने प्राइस कम कर दी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्राइस। और अगर गलती से कोई फर्म प्राइस को बढ़ा देती है, मान लिया वीआई ने कहा जी हमारी तो ज्यादा बढ़िया है, 349 की जगह हम तो 400 रुपए में फूड अनलिमिटेड 5G दे, तो भाई साहब ये 400 रुपए में खुद ने ही बाजार जाने का सामान तैयार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिर पार्टी करेंगे मस्त तरीके से। कौन कौन? जियो वाला और एयरटेल वाला पार्टी करेंगे कि वीआई ने तो खुद नहीं अपने मरने का सपना कर लिया, क्योंकि हम दोनों तो 349 में दे रहे हैं, वो 400 में दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 400 करते ही उसके कस्टमर टूट जाएंगे, उसको लॉस होगा तो उसको मार्केट छोड़ के जाना। ठीक है, तो यहां पर एक ही बीमारी है, एक बार अगर प्राइस या तो नीचे या ऊपर छिड़ गई तो फिर वो कांड करती है। ठीक है, अगर नीचे आई तो फिर एक फर्म प्राइस कम करेगी तो दूसरी फर्में भी रिस्पॉन्स देंगी, अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में प्राइस वॉर की सिचुएशन हो जाएगी। और अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी कोई भी फर्म उसका रिस्पॉन्स नहीं देगी, अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज करने वाली फर्म को लॉस होगा और उसको बाजार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस बाजार में सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी फर्म प्राइस को छेड़ना पसंद नहीं करती, क्योंकि प्राइस छेड़ते उसके ताबीज भरा हुआ जाएंगे बढ़िया तरीके से और उसको अमरनाथ ही जाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, आज से 5, 7, 10 साल पुरानी बात है। आपने उन बाइकों के नाम सुने होंगे मेरे हिसाब से। आपके सामने 3 बाइकें चला करती थी किसी टाइम पे, एक थी बॉक्सर बजाज की, एक थी आपकी टीवीएस की मैक्स 100, ठीक है, और एक थी सीडी डॉन। ये 3 बाइकें चला करती थी। सीडी डॉन बाद में भी रही, लेकिन बाद में हीरो होंडा के सेपरेशन के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। ठीक है, जब तक हीरो होंडा था तब तक सीडी डॉन आया करती थी, सबसे सस्ती बाइक में आती थी। ये तीनों जो बाइकें थी, ये बाइक के सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइकें मानी जाती। इनकी उस समय एक्स शोरूम प्राइस थी 3699 थी। इसकी भी यही थी, इसकी भी यही थी और इसकी भी यही थी, 36,990 ये प्राइस। भाई एक दिवाली पे, मुझे याद नहीं कौन सी दिवाली थी, ये बजाज ने इस 36,990 को घटा के 34,990, तो दिवाली ऑफर 200,000 रुपए की छूट और बाजार बॉक्सर बाइक खरीद। ऑब्वियस ही बात है, 200 रुपए की 2,000 की छूट मिलेगी तो बजाज बॉक्सर के कस्टमर बढ़ते इन दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अब होता क्या है कि ये भाई साहब ले आए 36,990 को 33,990 पे, इन दोनों के फिर बीच में स्टार्ट हुआ प्राइस वॉर। और उस प्राइस वॉर की परिणति ये हुई कि साल भर के अंदर अंदर ये लोग लड़ते लड़ते 26,990 पे पहुंच गए। कहां से? 36,990। नतीजा क्या निकला? दैट वाज बिलो कॉस्ट। 4 स्ट्रोक बाइक 26,990 में कॉस्ट ही नहीं निकलती। नतीजा क्या होता है? बजाज बॉक्सर भी मार्केट से बाहर चली जाती है और मैक्स 100 भी बाजार से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्राइस वॉर, जो कि यहां पर प्राइस को छेड़ते ही जनरेट होता है डिक्रीमेंट सेगमेंट, डिक्रीज सेगमेंट के अंदर। और अगर कोई फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो फिर दूसरा कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। नतीजा क्या होगा कि उसको खुद को ही बाजार छोड़ के जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इस बाजार का, कि इस बाजार में प्राइस रिजिडिटी होती है। एक बार अगर प्राइस डिसाइड हो गई तो सब कुछ होगा, लेकिन प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं होता। क्लियर? इसीलिए मैंने स्टेबल नहीं वर्ड यूज किया, मैंने रिजिड वर्ड यूज किया। रिजिड का मतलब जड़ हो जाना, डिसाइड हो गई, सब कुछ होगा लेकिन प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फीचर नंबर 5 पे बात करते हैं। ठीक है, नंबर 5 है आपका नेसेसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब प्राइस रिजिड हो गई तो फर्मों के पास एकमात्र चारा इस बाजार में बचता है एडवर्टीजमेंट।
इस बाजार में या इस मार्केट में एडवर्टीजमेंट जीवन मरण का सवाल है। अगर किसी फर्म को बाजार में मतलब कहते हैं ना स्टेबलाइज करना है या बाजार में रहना है, ठीक है, बाजार में सरवाइव करना है, तो उसको एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो बाजार में ऐड नहीं कर सकती तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर पाएगी, उसको बाजार छोड़ के जाना। एक सिंपल सा फंडा है यहां पर इस मार्केट में कि एडवर्टीजमेंट करने से कस्टमर आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं करने से कस्टमर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी। ठीक है, यहां पे एक सिंपल सा स्लोगन होता है कि जो दिखता है वही। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं जहां पर फर्म एडवर्टीजमेंट के नाम पे दबा के कमा रही है। ठीक है, एंड देयर आर सेवरल फर्म्स जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा उनका प्रोडक्ट है, बट उनका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा। जैसे मैं मोबाइल फोन की बात करूं, एप्पल का अपना एक बाजार है, वो हायर सेगमेंट का मामला है। जो मिडिल क्लास का सेगमेंट है, 15-20 हजार तक का जो जुगाड़ है हमारा, तो फोन की स्मार्टफोन की प्राइस 15-20 हजार तक के फोन पे बात करें तो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा फोन कौन से बिकते हुए मिले? वीवो, ओप्पो, रियलमी, एम। ठीक है, जबकि इन फोनों से कहीं अच्छी क्वालिटी मोटरोला के फोन की है, जो मैंने पर्सनली 2-3 मोबाइल यूज करने के बाद देखी कि मोटरोला का फोन फार बेटर है क्वालिटी वाइज। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में मोटरोला उतना नहीं चलता जितना रियलमी और एमआई चलते हैं, या रियलमी, ओप्पो और वीवो चलते हैं। क्यों चलते? क्योंकि दिन में 25 बार आपको क्या देखना होता है? वीवो स्मार्टफोन, कैमरा फोन, रियलमी सेल्फी एक्सपर्ट, फलाना ढिकाना। हर खंबे पे, चौराहे पे आपको क्या मिलेगा? वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई। तो खोपड़ी में कस्टमर के क्या बैठ गया? वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई। अब उसको जब तक मोटरोला कौन खरीदेगा? जिसको मोटरोला ही चाहिए। तो एक आम कस्टमर कहां अट्रैक्ट हो रहा है? एडवर्टीजमेंट। तो अगर आपको बाजार में जिंदा रहना भाई साहब, एडवर्टीजमेंट करो, नहीं तो साफ हो निपट जाओगे। मैं 2008 के आसपास एक कंपनी आई थी मोबाइल सेगमेंट में, आप लोगों को कुछ याद हो तो, मुझे याद है अच्छे से। वो कंपनी थी माइक्रोमैक्स। ठीक है, माइक्रोमैक्स जब इंडिया में, चाइना की कंपनी थी माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स जब इंडिया में आया तो उसने एक बड़ी तगड़ी स्ट्रेटेजी की। उसने क्या किया, इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज होती है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक, जो हमारी घरेलू सीरीज होती है, बायलैटरल सीरीज जिनको हम बोलते हैं, किसी दूसरे देश की टीम आकर के अपने यहाँ पे खेलती है, 5 वनडे, 4 T20 या 2 टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैच, इस तरह की सीरीज होती है। उस सीरीज की स्पॉन्सरशिप ले, ठीक है, उस सीरीज की 2 साल के लिए उन्होंने बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट करके स्पॉन्सरशिप ली। फाइन, सिचुएशन क्या हुई? हर स्टेडियम में बाउंड्री के बाहर माइक्रोमैक्स जो साइन बोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, फिर आपके टीवी पे आता तो माइक्रोमैक्स कप, और कहीं आता तो हर दूसरा ऐड। ऑब्वियसली बात है, ऑफिशियल स्पॉन्सर है तो उसको वेटेज ज्यादा मिलनी है, दबा के उसका एडवर्टीजमेंट हुआ। अब बिलीव नहीं करोगे, मार्केट में अच्छा खासा शेयर होल्ड कर लिया था। जैसे ही वो स्पॉन्सरशिप छूटी, माइक्रोमैक्स कहां गई भगवान को भी नहीं पता। आज की डेट में माइक्रोमैक्स का नाम लेने वाला कोई नहीं। ठीक है, क्यों? एडवर्टीजमेंट। किसी टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे, हम स्टूडेंट हुआ करते थे, इंडिया का सबसे लीडिंग ब्रांड होता था बीपीएल, टीवी के सेगमेंट। बीपीएल का टीवी आया करता था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, बड़ा पॉपुलर टीवी था, आज भी है, लेकिन सच्ची में बीपीएल हो गया, वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे चला है। क्यों? क्योंकि दिन में 25 बार हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं लॉयड, हम देखते हैं ये जो आपके कौन कौन से टीवी आते हैं अभी, सैमसंग। ठीक है, क्यों? वो दिखेगा तो हम जब दिमाग में हमारे ये जाएगा कि यार टीवी खरीदना, दिमाग में ब्रांड कौन सा वो करेगा? एमआई का करेगा, या सैमसंग का करेगा, या लॉयड का करेगा, ये करेंगे। बीपीएल के बारे में हम सोचते ही नहीं। क्यों? हमें दिखता ही नहीं। तो मार्केट में भाई साहब जिंदा रहना है तो एडवर्टीजमेंट करो, नहीं तो मर जाओ। सिंपल सा इक्वेशन है यहाँ पे, कि यहाँ पर बिना एडवर्टीजमेंट के आपका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। सबसे बढ़िया एग्जांपल भाई साहब ड्रीम 11।
ठीक है, जब से बीसीसीआई को स्पॉन्सर करना शुरू किया, आपकी इंडियन क्रिकेट की टीम को स्पॉन्सर करना शुरू किया, हर दूसरा एड ड्रीम 11, हर दूसरा एड ड्रीम 11। भाई साहब ड्रीम 11 के शेयर्स कहाँ के कहाँ पहुंच गए। ड्रीम 11 भाई साहब खतरनाक वाली कंपनी बनी। ये तो भगवान भला करे सरकार का कि ऐसी बैटिंग ऐप से इस तरह की चीजों पे जो रियल मनी पे काम करती हैं उन पे सरकार ने बैन लगा दिया। अदरवाइज इन्होंने देश के युवाओं को निपटा देना था, क्योंकि 40 रुपए में करोड़पति वही बना। ठीक है, तो वो केवल किसका इफेक्ट था? एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। जिंदा रहना है तो करो, नहीं तो मत। छठा फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इस बाजार में मॉरल वैल्यूज, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते अपने, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, वेलफेयर, इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती है। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू गेट प्रॉफिट। साम, दाम, दंड, भेद, चार जो शस्त्र हमारे वो बताए गए हैं वेदों में, उनका यहाँ पे खुला प्रयोग। और एक सूत्रीय कार्यक्रम क्या होता है? प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। कोई कल मरता आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ दिस मार्केट। ठीक है, हम किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे प्रॉफिट कैसे मिले। अगर मुझे दारू बेचने से प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं बेचूंगा, चाहे मैं दारू पीने वाले के घर में रोटी बने या ना बने, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे किस बात से फर्क पड़ रहा है? मेरी दारू की बोतल बिक रही है या नहीं बिक रही, क्योंकि उससे मुझे प्रॉफिट। आप मार्केट में देखते हो जब एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो आप एक फर्म की बुराई करते हो, दूसरी की भलाई करते हो। साधारण टिकिया घिसती जाए, मेरी टिकिया चलती जाए, वो क्या है? कटथ्रोट कंपटीशन ही तो। आप दूसरे की लंका लगा के अपनी रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर सब चीजों को हम खूंटी के टांग देते हैं, टांड पे रख देते हैं, है ना। एकमात्र ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्रॉफिट कमाना। उसके लिए हमें दूसरे का नुकसान करना पड़े, हम राजी राजी करते। ठीक है, आज आप देखो हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जो बैन है लेकिन उसके भी एडवर्टीजमेंट आते हैं। ठीक है, शराब का ऐड करना बैन है हिंदुस्तान, गुटखे तंबाकू का ऐड करना बैन है हिंदुस्तान में, है ना। लेकिन क्या आपको गुटखे तंबाकू गुटखे के ऐड नहीं मिलते? मिलते हैं ना। विमल दाने दाने में केसर का दम, तो भाई खीर में डाल लो, क्या दिक्कत? बैक पाइपर क्लब सोडा, हेवर्ड्स के गिलास, किंगफिशर की मेगा म्यूजिक सीडी। तो किसको पता है कि किंगफिशर की मेगा म्यूजिक सीडी आती है? सबको पता है किंगफिशर की दारू आती है। तो एथिक्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मॉरल वैल्यूज को हमने छोड़ दिया। हमारा एकमात्र ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना है भाई साहब। उसके लिए हमें दूसरे की हत्या करनी पड़ी तो हम कर दें, कोई समस्या। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट, कट थ्रोट कंपटीशन, कि दूसरे का गला काट के भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम राजी राजी लेने को तैयार। ठीक है, ये 6 फीचर्स आपको इस मार्केट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं आगे, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन में जो सबसे पॉपुलर मॉडल है यहाँ पे वो है किंग डिमांड। इसको देने वाले थे पॉल एम स्वीजी। ये जो मॉडल है, ये मॉडल ऑलिगोपॉली में प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। ठीक है, ये प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल है। इस मॉडल में कहा क्या गया? इस मॉडल में ये कहा गया कि एक ऑलिगोपोलिस्ट फर्म है, उसका जो AR कर्व होता है या डिमांड कर्व होता है
वो किंग्ड होता है। किंग्ड का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट है वो तो होता है इलास्टिक और लोअर पार्ट होता है इनइलास्टिक, और प्राइस जो डिसाइड होती है वो इस किंक पर होती है, ठीक है। जो मोड़ का पॉइंट है इस पर प्राइस डिटरमाइन होती है, और ये रिजिड हो जाती है कि एक बार डिसाइड हो गई तो फिर इसमें किसी तरह के चेंज की गुंजाइश नहीं होती। क्यों नहीं होती वो समझो। मान लिया इस प्राइस पर क्वांटिटी ये है क्यू, ठीक है। अब फर्म अगर प्राइस को डिक्रीज करके P1 तक लाती है तो नतीजा क्या होगा, एक फर्म ने प्राइस डिक्रीज करी तो बाकी फर्में भी प्राइस को डिक्रीज करेंगी। नतीजा फर्म की क्वांटिटी, प्राइस उन्होंने इतनी गिरा दी लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी, मात्र इतनी सी बड़ी, ठीक है। तो प्राइस चेंज के कंपैरिजन में डिमांड का रिस्पांस बहुत कम आता है इन द डिक्रीजिंग सेगमेंट ऑफ प्राइस या डिक्रीजिंग सेगमेंट ऑफ डिमांड पर, कि अगर फर्म प्राइस को डिक्रीज करेगी तो प्राइस के डिक्रीमेंट के कंपैरिजन में क्वांटिटी का रिस्पांस बहुत थोड़ा आएगा। रीजन क्या है कि बाकी फर्में भी प्राइस को कम करना शुरू कर देती है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज करती, ठीक है, अगर एक फर्म प्राइस को इंक्रीज करती है, मान लिया यहां तक लाई, तो कोई भी दूसरी फर्म रेस्पॉन्स नहीं देगी। मैंने क्या कहा, क्वांटिटी यहां थी, ठीक है। इतनी सी प्राइस बढ़ाते ही बाकी फर्मों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर प्राइस जो है वो इस किंक पर डिसाइड होगी, और एक बार डिसाइड होने के बाद इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर। और इस किंक के कारण जो एमआर कर्व होता है इस मार्केट में वो एक डिसकंटिन्यू कर्व, ठीक है। ये पहला तरीका है ओलिगोपॉली में प्राइस डिटरमाइन करने का, विच इज कॉल्ड किंक डिमांड सॉल्यूशन। ये किसको बताता है, ये प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। एक दूसरा मॉडल जो लिया जाता है इसमें वो प्राइस लीडरशिप का लिया, ठीक है। सेकंड मॉडल इज ऑफ प्राइस लीडरशिप। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ इन सारी चीजों को, क्योंकि मास्टर्स की तो तैयारी आप इकोनॉमिक्स से कर नहीं रहे हो, आप केवल जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, इसलिए इतना ही बहुत। प्राइस लीडरशिप में क्या होता है, सारी फर्में आपस में करती है समझौता, ठीक है, और समझौता करके किसी एक पर्टिकुलर फर्म को लीडर बना देती हैं, और जो प्राइस वो लीडर फर्म डिसाइड करती है, ठीक है, उस प्राइस पर बाकी सभी फर्में अपना अपना प्रोडक्ट बेच, ठीक। जैसे मान लिया 8 फर्में हैं, 8 फर्मों ने मिल करके किसी एक को लीडर बना दिया, और वो लीडर फर्म जो प्राइस डिसाइड करेगी उस प्राइस पर बाकी सब अपना अपना माल बेच लेंगे। अब समस्या यह है कि लीडर बनेगा कौन। तो लीडरशिप बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है डोमिनेंट, डोमिनेंट फर्म। जब मार्केट में एक बड़ी फर्म होती है और बाकी सब छोटी छोटी फर्में होती है तो हमेशा छोटी फर्मों को ये डर लगा रहता है कि यार अगर ये बड़ी फर्म एग्रेसिव हो गई तो हमें बाजार छोड़ के जाना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सारी फर्में मिलके क्या करेंगी, उस बड़ी फर्म को बना देती है लीडर। और बड़ी फर्म या जिसको हम डोमिनेंट फर्म कह रहे हैं, डोमिनेंट फर्म जो प्राइस डिसाइड करती है उस प्राइस पर सब अपना अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर लेते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात, प्राइस लीडरशिप ऑफ डोमिनेंट। दूसरी जो लीडरशिप होती है वो किसकी होती है, लो कॉस्ट फर्म की होती है, लो कॉस्ट फर्म की होती है। अगर मार्केट में एक फर्म की कॉस्ट बाकी फर्मों के कंपैरिजन में कम आ रही है, ठीक है, तो हमेशा बाकी फर्मों को यह डर लगा रहेगा कि यार अगर इसने प्राइस कम कर दी तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा, हमें बाजार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सारी फर्में मिलकर के किसको लीडर बना देंगी, इस लो कॉस्ट फर्म वाली फर्म को लीडर बना देंगी कि भाई तू प्राइस डिसाइड कर ले, लेकिन हमारे भी टावरों का ध्यान रख लियो। तो जो प्राइस वो डिसाइड करेगी उस पर सब अपना अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर लेंगे। तो दूसरा तरीका जो प्राइस डिटर्मिनेशन का होता है वो प्राइस लीडरशिप होता है, ठीक है। तीसरी बात, लास्ट तरीका जो जनरली है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल, ठीक है। जब मार्केट में कुछ फर्में हों प्रोडक्ट बेचने वाली,
तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर लेती है, सब मिलकर के एक कार्टेल बना लेते। मान लिया मैंने कहा ये एक्स वाई जेड और सी, ये 4 फर्में थी, इन्होंने सबने मिलकर के एक कार्टेल बना। तो कार्टेल क्या बन जाता है, एक मोनोपोलिस्ट की तरह, क्योंकि अब ये कार्टेल अकेला बचा मार्केट में, ठीक है। तो अगर मार्केट में कुछ फर्में होती है और वो आपस में कार्टेल बना लेती हैं, तो उस कंडीशन में कार्टेल एक मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मोनोपोली प्राइसेस मार्केट में डिटरमाइन होती है, ठीक है। अब ये जो कार्टेल होता है ये दो तरह का बनता है। एक बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कार्टेल, और दूसरा होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। सेंट्रलाइज कार्टेल में क्या होता है कि सब कुछ फर्में मिलकर के कार्टेल बना ली, और जो भी प्रोडक्ट अब बेचा जाएगा उस कार्टेल के थ्रू बेचा जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मार्केट में फर्मों की एग्जिस्टेंस तो हो गई खत्म, जो भी एग्जिस्टेंस है वो किसकी है, कार्टेल की है। प्रोडक्ट बिकेगा किसके थ्रू बिकेगा, कार्टेल के थ्रू बिकेगा। जो जो फर्में बेचेंगी वो सब किसके थ्रू बेचेंगी, कार्टेल के थ्रू बेचेंगी। एक तरीका तो ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज कार्टेल। सेंट्रलाइज कार्टेल में फर्मों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, जो भी आइडेंटिटी मार्केट में बचती है वो किसकी बचती है, कार्टेल की। एक तरीका। दूसरा तरीका होता है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। मार्केट शेयरिंग कार्टेल में क्या करते हैं, फर्में आपस में समझौता कर लेती हैं, एक प्राइस तय कर लेती हैं और बाजार का बंटवारा कर लेती हैं, ठीक है। बाजार का बंटवारा कर लिया और अलग अलग बाजारों में, मतलब एक ही बाजार को जितने मार्केट में जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मिलकर कार्टेल बनाया, उतने भागों में मार्केट को बांट देती है, और फर्म अपने अपने मार्केट के अंदर एक मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। एक फर्म दूसरे के मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, दूसरी फर्म तीसरे के मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि फर्में आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी और अलग अपने अपने सेगमेंट के अंदर अपने अपने सब मार्केट में मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करके और प्रोडक्ट को सेल आउट करती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जो यूज होते हैं किसमें, आपके ओलिगोपोली। हालांकि होने को तो 20-25 तरीके हैं जो ओलिगोपोली में प्राइस डिटरमिनेशन के लिए काम आते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो तरीके हैं वो ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका किंग डिमांड कर्व का है जो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है, दूसरा प्राइस लीडरशिप का है, और लास्ट है आपका मार्केट कार्टेल का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करते हैं। हालांकि मैं वापस एक बात बोल रहा हूं कि ओलिगोपोली मार्केट में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो प्राइस डिटरमिनेशन, मतलब फर्मों के लिए सबसे बड़ी आफत अगर कोई चीज है तो यही है कि मार्केट में प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे। ये कुछ मॉडल्स हैं जो मैंने आपको बताए जिनके थ्रू ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन किया जा। क्लियर हो गई बात। तो यहां आके हमारा ये ओलिगोपोली का टॉपिक खत्म होता है। अब एक मार्केट बचा, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो हम कल मिलेंगे, कल इस पर आगे बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।